हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास लेंगे। ज्योग्राफी के क्लास में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ब्रह्मांड। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो राज्य स्तर की परीक्षा हो या फिर केंद्र स्तर की परीक्षा क्यों न, इन सभी परीक्षाओं में सफलता हेतु भूगोल की जानकारी और समझ होना दोनों आवश्यक है। इसके लिए बेहतर रणनीति और बेहतर शिक्षक के मार्गदर्शन में भूगोल का लगातार अच्छे नोट से अध्ययन आप लाभदायक होता है। ठीक है। आदि जुपाली एजुकेशन जो हमारा चैनल है, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि अभ्यर्थी को भूगोल की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, इस संबंध में एक बेहतर रणनीति और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कर सकें। हम रणनीति आपको एकदम अच्छा से अच्छा देंगे और अध्ययन सामग्री भी कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतर मिले, जिससे ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे निकल सके। सामान्यतः विभिन्न परीक्षाओं के प्रारंभिक एवं मुख्य चरण, दो चरण होते हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य चरण, जिसमें 10 से 15 अंक के 10 से 15 या कभी कभी 20 से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि भूगोल की जानकारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो आप लोग इसे दिल से, पूरे मन से पढ़िएगा। और अगर मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा नोट्स ऐसा है कि आप अगर इसे अच्छा से पढ़ जाएंगे और इसे याद रखेंगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हम आपको पढ़ाते पढ़ाते ही आपको सब याद करवा देंगे। दूसरा बार इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, बस आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम लोग कॉस्मोस कहते हैं, COSMOS, है ना, कॉस्मोस कहते हैं। तो ब्रह्मांड है क्या? सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड में बहुत बहुत लोगों ने, जो खगोलीय ज्ञान रखते हैं, वो उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के इसका परिभाषा दिया है। ठीक है ना। तो अलग अलग खगोल शास्त्री अलग अलग परिभाषा दिए हैं, लेकिन सबका एक निचोड़ अगर निकाला जाए तो वो है कि बहुत से आकाश गंगाओं, ये आकाश गंगा हम बाद में आपको पढ़ाएंगे कि आकाश गंगा क्या है। बहुत ही आकाश गंगाओं का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है। ऐसे जब यह क्रमबद्ध रूप में, इकाई के रूप में विश्व में इसका जब चित्र उभरा था, तो इसे ब्रह्मांड नाम दिया गया था। स्टार्टिंग में ऐसा ही नाम दिया गया था। ठीक है ना। ये ब्रह्मांड को सबसे पहले जानने की इच्छा किसकी हुई, है ना? तो इसे जानने की इच्छा सबसे पहले यूनानियों की हुई। यूनानी लोग इसे जानने की इच्छा रखे और उसे सबसे पहले स्टार्ट किए कि हम लोग ब्रह्मांड को जानेंगे कि ब्रह्मांड है क्या। तो सबसे प्रख्यात खगोल शास्त्री थे कैलाइडियस टॉलमी, जिन्होंने ये क्या थे? खगोल शास्त्री, जो भूगोल का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो ये खगोल शास्त्री थे कैलाइडियस टॉलमी, नाम याद रखिएगा, कैलाइडियस टॉलमी। इन्होंने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन किया था। ब्रह्मांड का माने जो सबसे पहले जो अध्ययन किए थे, नियमित अध्ययन करने वाले कौन थे? कैलाइडियस टॉलमी थे। हमें जो भी चीज़, एक चीज़ मैंने यहाँ पर हम बीच में रोक रहे हैं, जो भी चीज़ आप जब पढ़िएगा उसे आप सामने वीडियो देखिएगा और बगल में एक नोट्स रखिएगा, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उन नोट्स में उसी समय नोट करिएगा। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, अगर बहुत फास्ट अगर आपको लग रहा है, हम तो ऐसे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे एकदम, अगर आपको लगेगा कि बहुत फास्ट है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद उस चीज़ को पहले नोट कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी ही पढ़ने से आपका रिजल्ट 100%, ज्योग्राफी से तो कहीं कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो कैलाइडियस टॉलमी जो थे, सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किए थे और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य एवं अन्य ग्रह उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया, क्या बताया इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी बीच में है ना। इन्होंने बताया, किन्होंने बताया? हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी बीच में है और अन्य ग्रह इनके क्या, इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसमें सूर्य भी है, सूर्य भी इसका चक्कर लगाता है। ठीक है ना। ये
और ये अवधारणा बहुत लंबे समय तक, इन्हीं का अवधारणा मैंने कैलाइडियस टॉलमी का ही अवधारणा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि कोई कुछ जानता नहीं था उसके उस समय जब वो बोले ऐसा, तो वही अवधारणा चलती रही कि पृथ्वी के चारों ओर ही सभी चलते हैं। इस अवधारणा को नोट कीजिएगा, इस अवधारणा को यहाँ पर हम लिख देते हैं जियो सेंट्रिक अवधारणा कहा गया। ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। ठीक है ना, यहाँ नोट कर देते हैं एक बार और, जियो सेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, तो इसमें क्रांतिकारी, इसके बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब कौन आए, इनका नाम आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, कोपरनिकस। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जब 1543 ईस्वी में, कब बताएं, 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा सभी नहीं करते हैं, है ना, सूर्य बीच में है। कौन बीच में है? सूर्य बीच में है, और उसकी परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक है ना, पृथ्वी भी एक है। समझ में आ गया? मतलब कैलाइडियस टॉलमी ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी बीच में है और उसकी परिक्रमा सभी ग्रह और उसमें सूर्य भी करता है, लेकिन कोपरनिकस ने बाद में बताया कि नहीं, सूर्य बीच में है और उसकी परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी और अन्य ग्रह करते हैं। और इसे सौर, इसके क्या बाद में इसे जो बताया गया, इसका नाम दिया गया सौर परिवार दिया गया। नाम क्या नाम दिया गया? सौर परिवार, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सौर परिवार। और इस अवधारणा को, जैसे इस अवधारणा का नाम था, तो कोपरनिकस जो दिए उस अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कोपरनिकस ने जो अवधारणा दिया था उसका नाम क्या है, तो हेलियस। और सबसे पहली जो अवधारणा थी जो कैलाइडियस टॉलमी ने दिया था, उस अवधारणा का क्या नाम था, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 1805 ईस्वी में, इसके आगे चलते हैं, मैंने ये अब तो 1543 ईस्वी तक आ गए हैं हम लोग। तो 1805 ईस्वी में हर्शेल, क्या इनका ये खगोल शास्त्री का क्या नाम है? हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से, अब दूरबीन से देख लेने के, दूरबीन तो आप लोग जानते होंगे, वो आप लोग जो 2 आंख वाला दूरबीन रहता है वो नहीं, 1 आंख वाला दूरबीन भी रहता है। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से स्टैंड लगा रहता है, बहुत पावरफुल दूरबीन होता है। ठीक है ना, तो दूरबीन से ये देख सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किए। किन ने? हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया और अंतरिक्ष के बारे में बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। जो ये सौर परिवार, या इसको हम सौर मंडल बोलते हैं, वो बता रहे हैं कि आकाश गंगा का ये, मैंने ऊपर जब देखे तो बहुत सारे वहाँ पर तारे थे, बहुत सारे सूर्य थे, सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि सौर मंडल तो पूरे आकाश गंगा का एक क्या है? अंश मात्र है। अंश मतलब एक छोटा सा है, मतलब इतना बड़ा है, तो उसमें एक छोटा सा बिंदु है, कौन? सौर मंडल। सौर मंडल को हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है सौर मंडल। ठीक है, अमेरिका के खगोलज्ञ एडविन पी हबल, ये अमेरिका के थे, अमेरिका वाले अब आ गए। अमेरिका के एडविन पी हबल ने 1925 ईस्वी में दृश्य पथ, मैंने यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 2500 करोड़ प्रकाश वर्ष है ना। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? पर यहाँ से अगर यहाँ तक हम पार करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये कितना है? 2500 नहीं, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, है ना, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और अब आप ये क्वेश्चन कीजिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी मापने की इकाई। खगोलीय
दूरी, यानी एक ग्रह से, यहाँ पर बनाते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, यानी दूर से दूर, माने एक आकाश पिंड से दूसरे आकाश पिंड, या एक आकाश गंगा से दूसरे गंगा में, खगोलीय दूरी को, माने एक तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से मान लीजिए पटना जाना है, तो इसकी दूरी तो आप किलोमीटर में नाप लेते हैं। उसी तरह से एक ग्रह से दूसरे ग्रह की अगर दूरी नापनी है तो वो खगोलीय दूरी कहलाती है। और खगोलीय दूरी को मापने का क्या तरीका है? वो तरीका है कि अंतरिक्ष की दूरियों को मापने को प्रकाश वर्ष में मापेंगे। वहाँ पर तो किलोमीटर नहीं चलेगा, आप किलोमीटर लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। आप पहले प्रकाश वर्ष को समझिए वो कितना बड़ा है। तो एक प्रकाश वर्ष में 95 अरब नहीं, खरब किलोमीटर होता है, समझ लीजिए, खरब, ठीक है ना, 95 खरब किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो आएगा 9.46058284 गुने 10⁻12 किलोमीटर, लगभग 95 खरब किलोमीटर, नहीं तो इतना होगा, ठीक है। अब इसकी एक ही इकाई सिर्फ ये नहीं है ना, इसकी एक इकाई और भी है, उसे बोलते हैं पारसेक। अब इसमें जगह ही नहीं बच रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, पारसेक, ठीक है। तो पारसेक होता है 3.857 गुने 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता है। यानी इससे भी बड़ा है ये पारसेक ज़्यादा बड़ा है। यानी एक, अगर पूछेगा एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होंगे, तो ये हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग ब्रह्मांड तो पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया है ना, ब्रह्मांड, आगे चलेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की अब हम लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। तो इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन उत्पत्ति, लेकिन अगर बीच में पूछ दिया कि भूगोल है क्या, है ना, तो भू और गोल से बनकर, अगर इसको तोड़ेंगे भूगोल को, तो भू और गोल से बना, यानी भू से हुआ भूमि, और गोल से पृथ्वी के गोल होने से इससे संबंधित है, पृथ्वी गोल है इससे ये संबंधित है। तो भूमि का गोल होना भूगोल है, यानी भूमि के धरातल के बारे में पढ़ना भूगोल कहलाता है, ठीक है। और ज्योग्राफी शब्द बना है जियो ज्योग्राफी प्लस, है ना, ग्राफिया शब्द से। तो उसमें जियो का मतलब होता है भूमि, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या किसी चीज़ के बारे में लिखना, ठीक है ना। ये सबसे आइए, ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफिया शब्द दिए हैं ये एरोस्थनीज दिए थे ना, इन्हें कहा जाता है भूगोल का, इसे हम कह सकते हैं भूगोल का पिता, ठीक है। इन्हें आप लोग कहिए भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिए कि भूगोल का पिता कौन है, तो उनका नाम है एरोस्थनीज, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, ज्योग्राफी जो शब्द आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये जो शब्द दिए थे ये यही दिए थे। इन्होंने क्या किया था, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, मैथ अलग पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, उस समय भूगोल कोई सब्जेक्ट नहीं था, भूगोल कोई अलग नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि भूगोल शास्त्र को एक मैंने अलग से अध्ययन शास्त्र के रूप में निकाला। मैंने अध्ययन शास्त्र जो रहेगा वो भूगोल एक अध्ययन शास्त्र होगा, किसने निकाला, एरोस्थनीज ने। मैंने नहीं समझे आप, मैंने कहने का मतलब ये एक सब्जेक्ट होगा, भूगोल भी एक सब्जेक्ट होगा। ये किन्होंने बताया, एरोस्थनीज ने बताया कि इसे एक अलग सब्जेक्ट बनाया जाए ताकि इसे और बढ़िया से समझा जा सके। हिकैटियस को भूगोल का पिता, जनक कहते हैं, भूगोल का जनक, ठीक है। इसे सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना। उसमें बिग बैंग सिद्धांत, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में, बिग बैंग
सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में भी देख लीजिए, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना, बिग बैंग सिद्धांत। उसके बाद एक सिद्धांत आता है, इसका कोई काम नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, साम्यावस्था सिद्धांत, है ना। इसके हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, आप लोग नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं। और एक होता है दोलन सिद्धांत, है ना। ये 3 सिद्धांत थे, लेकिन 3 सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और सर्वमान्य हुआ, है ना, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है कौन सा, बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, कौन सा, बिग बैंग। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ जो इसको जो निकाले, इसको जो बताए कि ये बिग बैंग से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मतलब हुआ कि ब्रह्मांड बना कैसे, है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत से बना है। तो ये बिग बैंग क्या है, ये अभी हम आप लोग को वही बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझने में समझिएगा ध्यान से। तो बिग बैंग सिद्धांत जो इसको जो बताए हैं वो उनका भी नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उनका नाम था पादरी जॉर्ज लेमेंटर, इसे नाम याद रखें, लेमेंटर, ऐसे लिखें, लेमेंटर, ठीक है, पादरी जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है ना। इन्होंने ये दिया था 1960 से 70 के बीच में ईस्वी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है ना। इनके अनुसार ये जो बताए थे वो बताए थे कि 15 अरब वर्ष पूर्व, कब, 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 15 अरब, ध्यान रखिएगा 15 अरब वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जब 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय मतलब बहुत बड़ा अग्निपिंड था, ठीक है ना, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, अब तो आप सोच सकते हैं कि जिससे पृथ्वी निकली है, बहुत सारे आकाशगंगाएं निकली हैं। आपके अपने माइंड को संकुचित नहीं, बहुत बड़ा माइंड करना है, ठीक है ना। तो उतना बड़ा अग्निपिंड था, ठीक है, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। वो जो निर्माण हुआ था वो ये अग्निपिंड है मान लीजिए, इसमें भारी पदार्थ की मात्रा अधिक थी, भारी पदार्थ को मिलाकर बना था। इसमें अचानक, इसमें क्या हो गया कि अचानक विस्फोट हो गया, विस्फोट से इसमें क्या होगा, बिखराव हो गया, विस्फोट हुआ बहुत कस के, इसमें अचानक संकुचित होने से इसमें धीरे धीरे संकुचन हुआ, जिसके कारण ये क्या हो गया, एक न एक दिन तो विस्फोट होना था इसमें। तो विस्फोट हुआ, जिससे जितने भी हम लोग अभी देख रहे हैं पदार्थ, धीरे धीरे वो अलगाव हो गए। विस्फोट होगा, कोई भी चीज़ में अगर विस्फोट होगा तो क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा, है ना, अलगाव आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया कि अलगाव होने से अलग अलग पिंड का, है ना, निर्माण हो गया। ये यहाँ से ये क्या हुआ कि यहाँ से ये निकले, इधर से दूर दूर चले गए सभी। तो कुछ इसमें आकाश गंगाएं बन गए, दूर दूर तक चले गए, कुछ मैंने यहाँ पर ऐसे करके क्या हो गया, इस तरह से गए। तो इस सब का अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गया, तो जिसमें जितना पावर था वो उस चीज़ को उतना खींचा, और वहाँ पर एक माने आकाश गंगा का निर्माण। हर आकाश गंगा में कितने ही सौर परिवार हो सकते हैं, ये ध्यान रखेगा। फिर इधर एक आकाश गंगा बन गया, फिर इधर एक आकाश गंगा बन गया। अब जरूरी नहीं कि सबका आकाश गंगा का डिजाइन यही होगा, ये तो सर्पिल अपना, हम लोग के आकाश गंगा का नाम सर्पिल है, माने सर्पिल आकाश गंगा है, लेकिन और आकाश गंगाएं अलग अलग डिजाइन की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सी आकाश गंगाएं बन गए, तारे बन गए, है ना, तारे बन गए और पिंड बन गए और ग्रह बन गए, सूर्य बन गए। तो सभी इस तरह से विस्फोट हुआ और दूर दूर चलते चले गए, है ना। और ये दूर अभी तक जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह में निर्मित हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से इसमें निरंतर विस्तार हो रहा है। ये दूर दूर अभी तक जा रहे हैं। इसके साक्ष्य जो हम लोग अभी साक्ष्य देंगे, तो साक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, आकाश गंगाओं के जो बीच की दूरी है, अब ये अगर दूर जाएगा, ये है ना, अगर मान लीजिए ये दूर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इनकी ये दोनों आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उसके साक्ष्य के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड जो अभी भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैलने का मतलब क्या हो गया कि आज हम मान लीजिए सूर्य से 10 लाख
प्रकाश वर्ष दूर है, तो कल हो सकता है कि ये दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 20 लाख में भी जा चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम लोग दूर जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये दूरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक है। नासा ने, नासा जानते हैं, नासा ने 2001 ईस्वी में मैप, मैप नाम का एक अनुसंधान किया था, है ना। उसमें इस चीज की पुष्टि की है कि ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसकी पुष्टि मैप में की है। मैप का पूरा नाम अगर लिखा जाए तो माइक्रोवेव एनिसोट्रोफी, ANI है, ANISOTROPHY, ठीक है, प्रो। और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यह तो जानना आप लोग को जरूरी है ना। इसका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम लोग अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं इससे आगे। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, इसका रहस्य अगर जानना है, 30 मार्च 2010 को एक क्या हुआ, 2010 में, नाम डेट याद रखिएगा, 30 मार्च 2010 को पृथ्वी के सतह से 100 फीट नीचे पे, ये अगर पृथ्वी है तो इसकी सतह से 100 फीट नीचे 27 फीट लंबा सुरंग, मैंने सुरंग था, 27 फीट नहीं, 27 किलोमीटर लंबा सुरंग था। उसमें LHC, अभी बता रहे हैं क्या हो रहा है, हम अभी बताते हैं आपको। LHC लार्ज हैड्रन कोलाइडर, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, है ना। ये कोलाइडर करके नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। मैंने जैसे इसमें बिग बैंग हुआ है उसी तरह से बिग बैंग करके छोटा सा स्तर में, मैंने ये तो बहुत बड़ा स्तर में था जिससे तो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड बन गई, ये तो बहुत बड़ा था। तो इसी तरह से इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ऐसा हुआ है, इसको एक छोटे से स्तर में करके देखने की कोशिश की कि ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सफलतापूर्वक हुआ और ये बात थोड़ा सा साबित भी हो गया कि यह प्रयोग इतना बड़ा प्रयोग था कि इसमें लगभग 1000 वैज्ञानिक इसमें भाग लिए थे, है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम बता देते हैं कि इसमें लगभग 1000 वैज्ञानिक भाग लिए थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग से ब्रह्मांड के जन्म के इन अनुसूचित अवधारणाओं की परख की जाएगी। मैंने ऐसा किया गया कि मतलब एक प्रोटॉन लिया गया, इसमें क्या किया गया था, प्रोटॉन बीमों पर, प्रोटॉन का जो बीम था उस पर हिग्स बोसॉन से इसमें टकराया गया, प्रकाश की गति से टकराया गया, जितना प्रकाश की गति है उस गति से टकराया गया। इसे इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी एग्जाम में भी नहीं आता है। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC क्या है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ठीक है दोस्तों। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि इस तरह से ये विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ये दूर दूर सब चला गया, तो इसमें आकाश गंगाएं निकली, तो लगभग कितनी आकाश गंगाएं ऐसी बनी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से लगभग 100 अरब, है ना, आकाश गंगाएं बनी, 100 अरब। आप सोच लीजिए एक आकाश गंगा में असंख्य तारे होते हैं, ठीक है ना, या 100 अरब लगभग तारे होते हैं, और बताइए कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, तब समझ लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। आकाशगंगा क्या होता है, एक आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं, असंख्य, एक आकाशगंगा में अकेले। ये तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो इसका आप अनुमान लगाइए, सिर्फ लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक आकाशगंगा में मतलब 100 अरब तो आकाशगंगाएं हो गई, 100 अरब, ठीक है। और ये मान लीजिए अपना आकाशगंगा है इस तरह से,
है ना। इसका अलग अलग डिजाइन है, मैं अपना आकाशगंगा हम लोग बना रहे हैं, इस सर्पिल आकार का है इसलिए इसको हम बना रहे हैं। और आकाशगंगा का जो केंद्र होता है, मतलब ये केंद्र बिंदु जो है, इसको बल्ज कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। यहाँ पर तारे क्या होंगे, सबसे ज़्यादा संघनित होंगे। जैसे जान रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे ये दूर जाएंगे वैसे वैसे तारों की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लीजिए इतने दूर पर तारे हैं, और जैसे जैसे और निकट जाएंगे तो संघनित होगी, कम दूरी कमती जाएगी, मतलब संघनित ज़्यादा रहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अभी हम बता दिए थे 100 अरब तारे, ठीक है। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। एंड्रोमेडा नाम की एक आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाशगंगा के सबसे करीब वाली आकाशगंगा है ना। जो हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट वाली आकाशगंगा कौन है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारे आकाशगंगा से सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। आप पूछेगा कि इसकी दूरी कितनी है, हम लोग घूमने जा सकते हैं, तो नहीं, ये आप नहीं जा सकते हैं घूमने, क्योंकि इसका 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। इसकी दूरी कितना है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने, 95 बता चुके हैं। और उसके बाद ये 2.2 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, मुझे ये बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, एक पर कितने जीरो होते हैं, ये बताइएगा। 1 मिलियन में एक पर कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब ये करिएगा कि ये तो आकाशगंगा एंड्रोमेडा है ना। तो आकाशगंगा क्या क्या नाम है, माने हमारी आकाशगंगा का नाम भी तो आपको जानना होगा। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी से ये याद रखिएगा, एंड्रोमेडा की दूरी क्या है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, है ना। और अपनी आकाशगंगा जो है वो कैसी है, बार बार हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आता है, सर्पिल है। कैसी है, सांप के जो सांप होता है उस तरह से गोल गोल घूम के कुंडली मार के बैठता है, उस तरह से है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। अब रात में जब आप लोग कभी कभी रात में रहते होंगे, जैसे अंधेरी रात में लाइट उट नहीं रहता होगा, तो उस समय एक हल्की सी पट्टी जैसी ऐसी आकाश में दिखाई देती है। देखिएगा धुंधला जैसा एक पट्टी चादर जैसी दिखाई देगी। ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ये रात के समय दिखाई पड़ता है, या ये तारों का एक समूह होता है, और हमारी आकाशगंगा का ये वो क्या है, एक भाग है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये मिल्की वे क्या है। जो हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का, वो है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष, है ना। हमारे यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष है क्या, व्यास। तो 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका है। तो हम बताए थे ब्रह्मांड का कितना है, याद है आप लोग को, है ना, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। दोनों में अंतर बहुत है ना। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष याद है कि दोनों के कॉम्बिनेशन करके याद रखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है ऐसे, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को एक दूसरे से मिलाकर याद करना चाहिए, चैन बनाकर, ठीक है। अब इसी हमारे आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, इसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य भी है। जो सूर्य है ना, सूर्य तो मैंने बहुत सारे हैं जो, लेकिन ये पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये इसलिए हम इसे सूर्य देते हैं। सभी तारे सूर्य हैं एक तरह से, या सूर्य भी एक तारा है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य जो है हमारे आकाशगंगा का क्या कर रहा है, 200 मिलियन, यानी 200 मिलियन वर्षों से अधिक समय से उसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। 200 मिलियन से यह आकाशगंगा की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। साइरस एक, ये साइरस नहीं, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोक्सिमा
सेंचुरी नामक एक तारा है जो सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य से सबसे निकट का तारा, उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, निकट है इसका। एक ये भी लिख लीजिएगा, 4.3 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष जो दूरी है वो इतना है। ठीक है ना। अब क्या हो गया, आगे चल के एक खगोल शास्त्री आए, है ना, एक खगोल शास्त्री आए जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया। चांद तारों को देखने के लिए सबसे पहली बार 1609 ईस्वी में दूरबीन का प्रयोग किसने किया? गैलीलियो ने किया। और ये जो दूरबीन है, ये सबसे बड़ा दूरबीन, इन एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन, हम लोगों को गर्व होना चाहिए, उत्तराखंड में लगा हुआ है, उत्तराखंड के देवस्थल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, है ना। उत्तराखंड के देवस्थल में सबसे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी हुई है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तारे। इसको आप नोट कर लिए, इसको हम अब हटाएं, है ना। तारे और उसका जन्म और जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तारे या फिर कहें सूर्य, है ना, हमारा सूर्य का भी यही है, कैसे ये ऊर्जा लाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो ये सूर्य है या तारे हैं, इसमें कौन सी क्रिया होती है? ये पूछा जाता है नाभिकीय संलयन की, है ना। और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया अपनाती है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन बदलता रहता है हीलियम में, और हीलियम में जब बदलता है तो हीलियम में बदलने के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी विमुक्त होती है ना। यही ऊर्जा हम लोग को प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। मैंने हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे क्या चीज़ में बन जाता है? हीलियम में बदल जाता है, और बदलने के साथ साथ उसमें जो ऊर्जा निकलती है वही हमें प्रकाश के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। यानी जब एक दिन ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा इसके अंदर, तो वो क्या है, ऊर्जा बनना भी क्या हो जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगी। यानी एक समय ऐसा आएगा जिस दिन हमारा सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपको पूरा ये ब्रह्मांड रिलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब ब्रह्मांड के बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो उसका नाम है सौरमंडल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके अगले लेसन में हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का ये क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।